और इस एपिसोड में बात करेंगे एलर्जी टेस्ट के बारे में। एलर्जी टेस्ट कौन से टाइप के होते हैं और कब करवाने चाहिए? नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सेठ, पीडियाट्रिशियन और एलर्जी स्पेशलिस्ट, और इस चैनल पर हम एलर्जी के टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली समझते हैं, बिना फियर, बिना मिथ्स और बिना अननेसेसरी कंफ्यूजन के। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एलर्जी टेस्ट। ज्यादातर लोग नॉर्मली मेरे पास ये रिक्वेस्ट लेकर आते हैं या मेरे पास इस होप से आते हैं कि एलर्जी टेस्ट कर दो, इन सब क्लियर हो जाएगा। एंड कुछ लोग तो अपने आप से ही कोई टेस्ट करवा कर आ जाते हैं। पर क्या ये सब जरूरी है? आज इस वीडियो में हम ये क्लियर करेंगे कि एलर्जी टेस्ट कैसे काम करते हैं, कौन कौन से टेस्ट साइंटिफिकली वैलिड है, टोटल आईजीई का क्या रोल है, कब टेस्ट करवाना यूजफुल होता है, कब नहीं, और कौन से टेस्ट अननेसेसरी या मिसलीडिंग हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट रूल जो मैं हमेशा बोलती हूँ, एलर्जी टेस्ट डायग्नोसिस नहीं होता है और ना ही स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह से किया जाता है। वो एक वे होता है आपके डायग्नोसिस को कंफर्म करने का। मतलब एक साइड टेस्ट हमारे सस्पिशन को कंफर्म करता है, पर दूसरी तरफ टेस्ट बिना हिस्ट्री के मीनिंगफुल नहीं होता है। एंड सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए या फिर फ्यूचर में एलर्जी ना हो इसके लिए चेक करने के लिए टेस्ट का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। यहाँ पर सिर्फ कंफ्यूजन होगा, अननेसेसरी टेंशन और आपके पैसे खर्च। इसलिए पहला स्टेप हमेशा होता है आपके सिम्टम्स और आपकी प्रॉब्लम्स की हिस्ट्री। ये स्पेशली समझना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल करके कहते हैं कि टेस्टिंग करवानी है, बट ये नहीं बताना चाहते कि प्रॉब्लम क्या है। एलर्जी टेस्ट एक सिंपल ब्लड टेस्ट जैसा नहीं है। बिना पेशेंट की हिस्ट्री जाने किस चीज के लिए टेस्ट करेंगे, और कर भी लेंगे तो इसका इंटरप्रिटेशन क्लिनिकल कंटेक्स्ट के बिना नहीं हो सकता है। इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं। एलर्जी टेस्ट का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? एलर्जी टेस्ट ये देखते हैं कि क्या इम्यून सिस्टम ने किसी चीज के खिलाफ आईजीई एंटीबॉडी बनाई है। आईजीई एंटीबॉडी हमने पिछले वीडियो में बात करी थी। आईजीई बनने का मतलब है बॉडी उस चीज को एक एलर्जन की तरह पहचान रही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर आईजीई का मतलब सिम्टम्स हो। इसलिए कहते हैं पॉजिटिव टेस्ट हमेशा क्लिनिकल एलर्जी नहीं इंडिकेट करते हैं और नेगेटिव टेस्ट कंप्लीटली एलर्जी को रूल आउट नहीं करते हैं। सबसे एलर्जी टेस्ट के बारे में बात करने से पहले बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट और कॉमनली मिसयूज टेस्ट पर, टोटल आईजीई। टोटल आईजीई ब्लड में ओवरऑल आईजीई लेवल को मेजर करता है, लेकिन ये किसी स्पेसिफिक एलर्जन को आइडेंटिफाई नहीं करता। अब ये क्यों मिसलीडिंग हो सकता है? क्योंकि टोटल आईजीई नेचुरली बच्चों में फ्लक्चुएट करता रहता है। इंडियन पॉपुलेशन में आईजीई के लेवल्स नॉर्मली भी कट ऑफ से थोड़ा हाई होते हैं। एज या जेंडर के साथ चेंज हो सकते हैं। पैरासिटिक इन्फेक्शन से भी इंक्रीज हो सकते हैं। एटोपिक टेंडेंसी यानी कि एलर्जी होने की जेनेटिक टेंडेंसी की वजह से भी हाई हो सकता है। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें आईजीई लेवल हाई हो सकता है, और कभी कभी सीवियर एलर्जी के बावजूद नॉर्मल भी हो सकता है। इसीलिए हाई टोटल आईजीई एलर्जी कंफर्म नहीं करता है। नॉर्मल टोटल आईजीई एलर्जी को रूल आउट नहीं करता है। टोटल आईजीई को आइसोलेशन में यूज करना बिल्कुल यूजलेस है, और अगर सिर्फ टोटल आईजीई देखकर एलर्जी का लेबल दे दिया जाए तो अननेसेसरी एंजाइटी स्टार्ट हो सकती है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में टोटल आईजीई सपोर्टिव इंफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग क्लिनिकल हिस्ट्री और उसके बाद किए गए स्पेसिफिक टेस्ट पर डिपेंड करता है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे किसी और वीडियो में। अब बात करते हैं कि कौन से एलर्जी टेस्ट साइंटिफिकली वैलिड होते हैं, यानी कि मेडिकली सही होते हैं। सबसे कॉमन टेस्ट स्किन प्रिक टेस्ट। ये एलर्जी टेस्टिंग के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। अगर एलर्जी का डाउट है तो यही बेस्ट टेस्ट है। होता कैसे है? स्किन पर एक छोटा सा ड्रॉप एलर्जन का, हल्की सी प्रिक उस एलर्जन पे एक स्पेशल टाइप की नीडल से, 15 से 20 मिनट का वेट टाइम, और हम देखना क्या चाहते हैं, जहां हमने प्रिक किया है वहां पर एक छोटा सा इची बम, बिल्कुल मच्छर के काटे हुए बाइट जैसा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि ये पेनफुल नहीं होता है, बच्चों में बिल्कुल सेफ है, इसका क्विक रिजल्ट आता है और ये क्लिनिक सेटिंग में ही होता है। लेकिन याद रखिए, पॉजिटिव टेस्ट का मतलब सिर्फ सेंसिटाइजेशन है। हर पॉजिटिव टेस्ट का मतलब क्लिनिकल एलर्जी नहीं होती है। इसलिए रिजल्ट को सिम्टम्स के कंटेक्स्ट में इंटरप्रेट करना जरूरी होता है। दूसरा होता है ब्लड टेस्ट, यानी कि स्पेसिफिक आईजी। इस टेस्ट में ब्लड सैंपल लेकर स्पेसिफिक एलर्जन के अगेंस्ट आईजीई लेवल्स चेक किए जाते हैं। ये कब यूजफुल होता है? ये सिर्फ तभी इंडिकेटेड है जब स्किन टेस्ट किसी रीजन से पॉसिबल ना हो, जैसे आपको बहुत सीवियर एक्जिमा है, एंटी एलर्जिक्स बंद नहीं कर पा रहे हैं, या बेबी बहुत छोटा है, या फिर बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा है।
या फिर स्किन टेस्ट करने में हाई रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को रिसेंटली बहुत सीवियर रिएक्शन यानी कि एनाफाइलेक्सिस हुआ है तो स्किन टेस्टिंग को अवॉइड किया जाता है फॉर सम टाइम। इस टेस्ट की लिमिटेशंस क्या है? ये सिर्फ एक नंबर देगा, सीवियरिटी नहीं प्रिडिक्ट करेगा और सिम्टम्स के बिना ये मिसलीडिंग हो सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट है ओरल फूड चैलेंज। फूड एलर्जी की बात करें तो यही सबसे रिलायबल टेस्ट है और इसी को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। इसमें सस्पेक्टेड एलर्जिक फूड को डॉक्टर के सुपरविजन में ग्रेजुअली दिया जाता है, बिल्कुल कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, पूरी मॉनिटरिंग के साथ, ताकि कोई इमीडिएट रिएक्शन हो तो वो तुरंत ही मैनेज किया जा सके। ये दो सिचुएशंस में किया जाता है, अगर फूड एलर्जी का डाउट है या फिर हमें चेक करना है कि बच्चा अपनी फूड एलर्जी आउटग्रो कर रहा है कि नहीं। बट ये टेस्ट कभी भी घर पर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत रिस्की हो सकता है बच्चे के लिए। अब एलर्जी में कुछ एडवांस टेस्ट भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपोनेंट रिजॉल्व डायग्नोस्टिक्स यानी कि सीआरडी। सीआरडी करता क्या है? अभी तक हमने बात की एलर्जन को आइडेंटिफाई करने की। सीआरडी में किसी भी एलर्जन के स्पेसिफिक प्रोटीन पार्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है, उससे रिस्क असेसमेंट बेटर हो जाता है, जिससे ट्रीटमेंट थोड़ा और बेटर गाइड कर सकते हैं। या फिर हमें कंफ्यूजन है कि किस चीज से प्रॉब्लम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, कोई फूड एलर्जी है या डस्ट माइट एलर्जी है, उनके स्पेसिफिक प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करके हम रिएक्शन की सीवियरिटी का आइडिया दे सकते हैं या फिर ये बता सकते हैं कि एलर्जी लॉन्ग टर्म रहेगी या आउटग्रो हो जाएगी। बट ये टेस्ट सबके लिए जरूरी नहीं होते हैं, स्पेशलिस्ट गाइडेंस में ही करवाने चाहिए, क्योंकि अगर आपको इंटरप्रिटेशन ही नहीं पता तो ये टेस्ट सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करेगा रेदर देन कोई हेल्प करने के। प्लस ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, इसीलिए हर किसी को एडवाइजेबल नहीं होते हैं। और लास्टली बात करते हैं पैच टेस्ट की। पैच टेस्ट यूज होता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में, यानी कि स्किन की एलर्जी में। जो चीज आपके स्किन के कॉन्टैक्ट में आकर रिएक्शन कर रही है, फॉर एग्जाम्पल कोई साबुन है, परफ्यूम है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है या हेयर डाई है, ये टेस्ट उस चीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। पर याद रखिए, ये टेस्ट फूड या रेस्पिरेटरी एलर्जीज के लिए नहीं होता है। एलर्जी टेस्ट करवाने कब चाहिए? टेस्ट यूजफुल तब होते हैं जब क्लियर इमीडिएट रिएक्शन हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी चीज खाने के बाद अगर इमीडिएटली वॉमिटिंग या रैश हो, हाइव्स आ जाए यानी कि पित्त आ जाए, या फिर लिप्स या आईज पर स्वेलिंग आ जाए, रिकरेंट अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स हो, जैसे बार बार स्नीजिंग हो रही है, नाक बंद हो रही है, आपके सिम्टम्स का कोई सीजनल पैटर्न है, या फिर वीजिंग परसिस्ट कर रही है, यहाँ पर इनहेलेंट एलर्जी यानी कि रेस्पिरेटरी एलर्जी टेस्टिंग हेल्पफुल हो सकती है। एलर्जी तीसरी सिचुएशन है जब सीवियर रिएक्शन हो, जिसको हम एनाफाइलेक्सिस बोलते हैं। इस सिचुएशन में एलर्जन आइडेंटिफाई करना बहुत क्रिटिकल होता है फ्यूचर सेफ्टी के लिए। एंड लास्टली, ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए, जैसे अगर एलर्जन इम्यूनोथेरेपी प्लान करनी हो या कोई लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट डिसाइड करनी हो। बट किस सिचुएशन में कौन सा टेस्ट करवाना है, ये एक ट्रेन्ड एलर्जी स्पेशलिस्ट ही डिसाइड कर सकता है। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की कि कब टेस्ट नहीं करवाने चाहिए। ये सेक्शन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सिम्टम्स ही नहीं है, जैसे सिर्फ फैमिली हिस्ट्री है, तो इस वजह से टेस्ट नहीं करते हैं। अगर बच्चा नॉर्मल है और कोई रिएक्शन की हिस्ट्री नहीं है तो प्रिवेंटिव टेस्टिंग का कोई बेनिफिट नहीं है। इसके अलावा अगर आपको वेग सिम्टम्स हैं, जैसे सिर्फ लूज मोशन हो रहे हैं, पेट दर्द है, भूख नहीं लग रही है, इनका जनरली एलर्जी से कोई यूजुअली डायरेक्ट लिंक नहीं होता है। तीसरा, फुल बॉडी एलर्जी पैनल टेस्टिंग एज अ पार्ट ऑफ हेल्थ चेकअप, बिना रीजन के। बहुत जगह 100 से 200 एलर्जन का पैनल सजेस्ट कर दिया जाता है। इससे प्रॉब्लम क्या होती है? बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव आ जाते हैं और आप अननेसेसरी परेशान हो जाते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का रिस्क और परेशानी अलग। तो याद रखिए, ज्यादा टेस्ट का मतलब बेटर डायग्नोसिस नहीं होता है। और लास्टली बात करेंगे कि कौन से टेस्ट एलर्जी के लिए साइंटिफिकली सपोर्टेड नहीं है, यानी कि बिल्कुल बेकार टेस्ट है। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ऊपर आता है आईजीजी फूड पैनल टेस्टिंग, या फिर जिसको हम फूड इंटॉलरेंस टेस्टिंग या फूड सेंसिटिविटी टेस्टिंग बोलते हैं। आईजीजी का मतलब सिर्फ एक्सपोजर होता है, एलर्जी नहीं। इसके अलावा जैसे हेयर एनालिसिस, वेगा टेस्टिंग, इलेक्ट्रोडर्मल टेस्टिंग, काइनेजियोलॉजी बेस्ड टेस्टिंग, इनमें से कोई भी टेस्ट का कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है और ये सब यूजलेस माने जाते हैं। तो प्रैक्टिकल अप्रोच एलर्जी टेस्टिंग के लिए क्या कहती है? सबसे पहले कोई भी पेशेंट की डिटेल्ड हिस्ट्री और सिम्टम्स के पैटर्न को समझना है। उसके बाद टारगेटेड टेस्टिंग ओनली इफ रिक्वायर्ड, ना कि कोई ब्लैंकेट पैनल करवाना है।
रिजल्ट को हमेशा कंटेक्स्ट के साथ ही इंटरप्रेट करना है और रेगुलर फॉलोअप और री इवैल्यूएशन करना है। एलर्जी डायग्नोसिस एक पजल है, सिर्फ लैब रिपोर्ट नहीं है। तो फाइनल मैसेज क्या है मेरी तरफ से कि एलर्जी टेस्ट हेल्पफुल टूल्स हैं, पर जब क्लिनिकल सस्पिशन हो। हिस्ट्री के बिना कोई भी टेस्ट मीनिंगलेस है। हर पॉजिटिव रिपोर्ट का मतलब एलर्जी नहीं होता है। कोई भी टेस्ट क्लिनिकल कंटेक्स्ट के साथ ही इंटरप्रेट करना चाहिए और अननेसेसरी टेस्टिंग से बचना चाहिए। और अगर आपको डाउट है तो पहले डॉक्टर से बात कीजिए, फिर टेस्ट का डिसीजन लीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर जरूर करें, क्योंकि सही इंफॉर्मेशन अननेसेसरी फियर और अननेसेसरी टेस्टिंग दोनों कम करती है। आगे आने वाले वीडियोस में हम सब टेस्ट को एक एक करके अलग से डिटेल में समझेंगे। कमेंट्स में अपने डाउट्स या क्वेश्चंस जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे काम।